हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। क्यों हम बात कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि आज है 28 ऑफ नवंबर। क्या है? 28 ऑफ नवंबर है। और आज ही के दिन उनकी डेथ हुई थी इन द ईयर ऑफ 1890। राइट, तो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि यूपीएससी ने पीवाईक्यूज वगैरह आपने उठा के देखे होंगे तो आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में भी इनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है और मेंस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी इनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी इट्स लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। राइट है। सो हमें उस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है और समझने की कोशिश करना, और जो फैक्ट्स दे रखे स्पेशली उनकी जो बुक्स हैं, उनका जो लिटरेरी वर्क कंट्रीब्यूशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो महात्मा जी, आपको पता है कि उनका जन्म फुले उनका महाराष्ट्र में हुआ था जन्म। राइट है। उनको सोशल रिफॉर्मर के नाम से भी जाना जाता है और एजुकेशनिस्ट भी बोला जाता है, और बहुत बड़े थिंकर भी थे और राइटर भी थे। वो महाराष्ट्र से थे, मैंने जैसा आपको बताया है। और उनको फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवोल्यूशन कहा जाता है। सोशल रिवोल्यूशन के पिताजी उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो सोसाइटी में व्याप्त कुरीतियाँ थी, सोशल इविल्स थी, उनका इरेडिकेशन करने में बहुत ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राइट है। उन्होंने दलित को अपलिफ्टमेंट करने की बात की, महिलाओं को, फार्मर्स को, लेबर्स को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ही वॉज द फर्स्ट लीडर टू यूज़ द टर्म ऑफ दलित, ऐसा माना जाता है। राइट है। इसके पहले अब मुझे और बताइए, एक और व्यक्ति है उसको क्रेडिट दिया जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु क्वाइंड द टर्म दलित। राइट है। इसके ऊपर भी यूपीपीसीएस ने पीटी में क्वेश्चन पूछा है। राइट, तो आप जाइए सर्च करिए और बताइए, कुछ मेहनत आप भी करिए। राइट है। एनीवे, कम टू द पॉइंट। सो उन्होंने ऑप्रेस्ड क्लास के लिए ये टर्म का इस्तेमाल किया था, ज्योतिबा फुले ने, दलित। राइट है। सो बेसिकली इस फाउंडेशन फॉर द एंटी कास्ट मूवमेंट इन इंडिया, मतलब जो एंटी कास्ट मूवमेंट के लिए उन्होंने एक फाउंडेशन तैयार किया था। अगर हम उनकी लाइफ के बारे में बात करते हैं और एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि पुणे में उनका जन्म हुआ था। माली जो कि एक गवर्नर होते हैं कास्ट में, जन्म हुआ था। अरे ये कम्स अंडर द इफ़ वी सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्नर सिस्टम, सो ये शूद्रा जो सिस्टम होता था, आपको पता है चार वो होते थे वर्ण सिस्टम, पहला, दूसरा एंड तीसरा एंड चौथा। तो ये शूद्र वाला होते थे, उस कैटेगरी में माली आते थे। राइट है। उन्होंने ही एडमिटेड टू स्कॉटिश मिशन स्कूल इन पुणे एंड ग्रेजुएट इन 1847 में वो ग्रेजुएट हुए। फिर उन्होंने सावित्रीबाई फुले से शादी की उन्होंने 1840 में, और इसके बाद में बिकम फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया। सावित्रीबाई फुले की बात हो रही कि वो पहली महिला टीचर थी भारत में। इसका क्रेडिट भी आई थिंक वी शुड गिव टू दी ज्योतिबा फुले, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने अपनी वाइफ को पढ़ाया और उसको फर्स्ट फीमेल टीचर बनाया। ये इट वॉज लाइक आई वुड से आउटस्टैंडिंग जॉब। इट्स नॉट पॉसिबल इन टूडेज टाइम। राइट। सो मेन कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि उन्होंने सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला था पुणे में, जो कि 1848 में खुला था। राइट। तो एजुकेशन के बारे में जब भी बात आती है तो मेंस में अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो तो आप उनका कंट्रीब्यूशन अगर दिखाना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल के द्वारा सब्सटेंशिएट कीजिए और बताइए कि भाई उन्होंने 1848 में गर्ल्स के लिए पहला स्कूल खोला था। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है, उन्होंने नाइट स्कूल भी खोला था। समझ रहे हो? नाइट स्कूल, नाइट में स्कूल चला रहे थे भाई। किसके लिए? फॉर द फार्मर्स एंड द लेबरर्स के लिए। जो व्यक्ति किसान है, जो व्यक्ति एक मजदूर है, वो दिन में काम करेगा। तो उन्होंने बोला कि यार वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, नाइट में स्कूल चलाया यार। राइट। फिर सोशल रिफॉर्म्स की हम रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो उन्होंने बेसिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उनको बहुत ही ज़्यादा, लाइक ही वॉज स्ट्रॉन्ग, आई वुड से कि बहुत ज़्यादा, मतलब वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थे, उनको विरोध करते थे कि भाई नहीं, कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए। राइट। सो स्ट्रॉन्ग आई वुड से कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकने वाले व्यक्ति थे वो। उन्होंने अनटचेबिलिटी को भी उन्होंने रिमूव करने की बात की है, और जो ब्राह्मणिकल एक पेट्रियार्किकल सोसाइटी थी उसका भी उन्होंने अपोज किया। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है।
जिसका इंग्लिश में मतलब होता है कि ट्रूथ सीकर सोसाइटी इन द ईयर ऑफ 1873, जो कि इक्वालिटी, रैशनैलिटी एंड सोशल जस्टिस की बात करती है। साथ ही साथ उन्होंने विडो रीमेरिज को भी प्रमोट किया। एंटी इन्फेंटिसाइड सेंटर्स भी बनाए उन्होंने, मतलब भ्रूण हत्या थी उनको रोकने के लिए उन्होंने सेंटर भी बनाए कि भाई ऐसा मत करिए। और हिंदू ऑर्फेनेज भी बनाए, मतलब जिनके पेरेंट्स वगैरह मतलब जो लड़के अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, ऑर्फन हो जाते हैं, या फिर वो ऐसे अनाथ हो जाते हैं, पैदा तो खैर माँ बाप से होते हैं लेकिन वो अनाथ होते हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने काम किया। ही वॉज सच ग्रेट पर्सन। एग्रीकल्चर एंड रूरल रिफॉर्म के ऊपर भी उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोसाइटी में ही काम किया उन्होंने, राइट। अभी ये शायद मराठी का टर्म है, आई डोंट नो मैं इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, उसका शेट करिया चा आसूद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फार्मर्स विप, राइट है। सो उन्होंने एग्रीरियन जो डिस्ट्रेस हुआ करता था एग्रीकल्चर में, जिस तरह से आज होता है एग्रीकल्चर के ऊपर जितना डिस्ट्रेस है, फार्मर्स के ऊपर जितना डिस्ट्रेस है, फार्मर जितने सुसाइड्स करते हैं, सो मे बी दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वॉज प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑल्सो। सो उन्होंने फार्मर्स को ध्यान में रखकर भी उन्होंने कुछ ना कुछ कार्य किए हैं। और उन्होंने ये बोला कि भाई डैम बनाइए, तालाब बनाइए, और मिलिट्री लेबर के बारे में बात की उन्होंने फॉर द रूरल डेवलपमेंट के लिए, राइट। इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन थी उसको भी प्रमोट करने की बात की है। साथ ही साथ उन्होंने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर के बारे में भी बात की है, राइट। सो जब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पॉइंट्स की बात की जाती है तो ना केवल आप सोसाइटी वाले लिखिए, और ना केवल आप इकोनॉमी वाले लिखिए, और ना केवल आप पॉलिटिकल वाले लिखिए, बल्कि आप एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉइंट भी लिखिए। यकीन मानिए आपको 0.25 मार्क्स या फिर 0.5 मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। पॉलिटिकल एंड पब्लिक एडवोकेसी की हम बात करते हैं तो उन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी, आपको पता होगा फिल्ट्रेशन थ्योरी आई थी, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द अंग्रेज लोगों के द्वारा, राइट, ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसका उन्होंने अपोज किया एजुकेशन का, और उन्होंने रिकमेंडेशन की जो उन्होंने बोला कि नहीं भाई सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए, फिल्ट्रेशन थ्योरी नहीं होना चाहिए। फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब ये है कि टॉप के कुछ लोग हैं उनको हम पढ़ा लो, बाकी उनका ये कहना था कि बाकी के जो लोग हैं चुटके मुटके उनके पास आराम से एजुकेशन चले जाएगी। बट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन नॉट प्रेवलिंग एट द टाइम, क्योंकि बहुत ही रिजिड सोसाइटी हुआ करती थी। अगर रिजिड सोसाइटी है तो भाई साहब मान के चलिए जिस व्यक्ति के पास रिसोर्सेज है वही इस्तेमाल करेगा, दूसरे व्यक्ति के पास वो जाने ही नहीं देगा। भाई क्यों? बिकॉज मैन इज द पावर सीकिंग एनिमल। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर हमने एक टॉप लेयर वाले व्यक्तियों को पढ़ा दिया तो वो नीचे वाले व्यक्ति को भी पढ़ाएंगे, राइट। सो दैट वाज द पॉइंट। इसके अलावा उन्होंने म्यूनसिपल मेंबर ऑफ पुणे के एक मेंबर भी रहे, उन्होंने कुछ टाइम के लिए काम किया उन्होंने, और हेल्थ के लिए, वाटर के लिए और वर्कर्स के राइट्स के लिए उन्होंने काम किया, एडवोकेसी की। उन्होंने को फाउंडेड की बॉम्बे मिलहंड एसोसिएशन बनाया विधि नारायण मेघाजी लोखंडे के साथ मिलके, ताकि फार्मर्स का वेलफेयर किया जा सके। सो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, आइडियोलॉजी उनकी अगर बात करते हैं तो उनकी क्या विचारधारा थी। उनकी आइडियोलॉजी लिबर्टी के आधार पर, इगैलिटेरियनिज्म मतलब समानता की बात करते थे कि सब समान है, सोशलिज्म की बात करते थे, वो समाजवाद की बात करते थे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है दूसरी एग्जाम्स में कि ज्योतिबा फुले थे वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे, या कौन से ऐसे व्यक्ति की बुक थी जिसके माध्यम से वो इन्फ्लुएंस हुआ करते थे। तो याद रखिएगा थॉमस पेन की बुक थी जिसका टाइटल था राइट्स ऑफ मैन, राइट। सो ये बुक का उनका टाइटल था, और इसके द्वारा वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। एंड बिलीव किया उन्होंने कि द ओनली सोल्यूशन टू कॉम्बैट दिस सोशल इविल वॉज द इनलाइटनमेंट ऑफ द विमन एंड मेंबर ऑफ द लोअर कास्ट। उन्होंने बोला कि अगर सोशल इविल्स है, समाज में कुरीतियाँ हैं, अगर उनसे अगर हमें छुटकारा पाना है तो हमको महिलाओं का एम्पावरमेंट करना होगा, एनलाइटनमेंट करना होगा, उनको पढ़ाना होगा, और लोअर कास्ट के लोग उनको पढ़ाना होगा, तभी वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आएंगे, समझेंगे चीज़ों को और सोशल इविल से उसको नष्ट करेंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू? राइट। सिमिलरली उनका जो मेजर पब्लिकेशंस थे, जो लिटरेरी वर्क थे, वो याद रखिएगा तृतीय रत्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1855 में उन्होंने पब्लिश की थी, ठीक है। पवाड़ा करके बुक थी, छत्रपति शिवाजी, ठीक है, भोसले, ठीक है, फिर यांचा, फिर इतने याद रखिए 1869 में, गुलामगिरी 1873 में, राइट है, और शेठ करयाचा आंसू जो कि फार्मर्स के लिए बनाई थी 1881 में, राइट है। इसके बाद ये देखो ये लिटरेरी वर्क है उनका, लिटरेचर के ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया मतलब अपने जो कंट्रीब्यूशन था, अपनी जो राइटिंग्स थी उसके माध्यम से सोसाइटी में चेंज
लाने के लिए जो उन्होंने काम किया, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बुक के माध्यम से, अपने अपने लिटरेरी वर्क के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और महात्मा फुले को ज्योतिबा, एक्चुअली उनका नाम ज्योतिबा था, तो उनका टाइटल दिया गया था महात्मा, जिसे महात्मा गांधी को भी टाइटल दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो अगर सुभाष चंद्र बोस ने अगर उनको टाइटल दिया महात्मा गांधी को, महात्मा का, सिमिलरली महात्मा का टाइटल भी ज्योतिबा फुले को एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। उनका नाम था महाराष्ट्रियन सोशल एक्टिविस्ट, जिनका नाम था विठ्ठलराव कृष्णाजी वड़ेकर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना आगे भी कि महात्मा का टाइटल किसने दिया था। सो 1888 में इन व्यक्ति ने ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी थी। अब आता है क्वेश्चन यूपीएससी का, कि ये क्वेश्चन पूछा शायद 2015 का या 16 का, मुझे आई डोंट नो, ये यहाँ से कट हो गया थोड़ा सा। ये पूछा गया कि सत्य शोधक समाज के बारे में हम डिस्कस किए अभी, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्यों की गई थी। देखो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, बस इतना ही दे रखा। आप पता होना चाहिए कि ज्योतिबा फुले के द्वारा ये समाज बनाया गया था, सत्य शोधक समाज, राइट है। तो इसका क्या उद्देश्य था? क्या ए मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल इन द बिहार, क्या ये बात सही थी? या फिर टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन द गुजरात, टेम्पल एंट्री से रिलेटेड था? या फिर एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र? तो अगर आपको इतना भी लॉजिक पता है कि हाँ भाई ये सत्य शोधक समाज की बात है और महाराष्ट्र के आसपास का एरिया और वहाँ पे इसको फॉर्मेशन किया गया था, और नाम अगर नहीं आ रहा फिर भी आपको इतना याद है कि हाँ भाई सत्य शोधक ये समाज से संबंधित है, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दी सी आंसर, राइट। या फिर ए पीजन मूवमेंट इन पंजाब, ये तो हो नहीं सकता, सो आंसर सी इज द करेक्ट, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन अप्रोच। अगर पता होगा तो अप्रोच करोगे, नहीं पता तो कहाँ से करोगे मेरे भाई। सो दैट्स वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फर्स्ट यू शुड गो फॉर द बेसिक्स। बेसिक्स अगर आपको पता है तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट द राइट आंसर, राइट। सो दैट वाज द क्वेश्चन। नाउ मैंने बोला था आपको शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही बोला था कि भाई देखो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है और यूपीएससी के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है। सो ये इज़ द क्वेश्चन, राइट। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एक्चुअली 250 शब्दों में 15 मार्क्स का पूछा है, मेंस का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा है कि द एफर्ट्स ऑफ द महात्मा ज्योतिबा फुले लेट द आइडियोलॉजिकली ग्राउंड वर्क फॉर द एंटी कास्ट मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी की बात की जा रही है। एग्जामिन हिज लेगेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द दलित बहुजन पॉलिटिकल असर्शन पोस्ट इंडिपेंडेंस। इन कॉन्टेक्स्ट में हमको उनकी लेगेसी को डिस्कस करना है, राइट। सो देखिए इस क्वेश्चन का अप्रोच करने का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर वर्क क्या है, उनका आइडियोलॉजिकली ग्राउंड क्या था, ठीक है। एंटी कास्ट मूवमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, क्या क्या उनको पता है या आपको क्या पता है। तो को मेजर फ्रेमवर्क दे रहा हूँ मैं। अगर उनका बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन करोगे, सोशल रिफॉर्मर थे और ये वो अच्छी बात है, बट जो बॉडी में आप लिखोगे बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को, दिस इज द कोर डिमांड, आई वुड से द कोर डिमांड ऑफ द आंसर क्या है कि भाई आइडियोलॉजिकली ग्राउंड फॉर द एंटी कास्ट मूवमेंट ये क्या था, और दलित बहुजन पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें उनकी लेगेसी क्या है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, राइट। सो दिस द सेकंड पॉइंट। इसी के ऊपर आपको अच्छे से गेम खेलना है। तो कैसे करोगे? आइडियोलॉजिकली अगर ग्राउंड की बात करते हैं तो देखिए उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया वो काम किया। आइडियोलॉजी क्या थी उनकी? आपको पता है कि एक लिबर्टी के ऊपर बात करते, वो इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते थे या नहीं करते थे? तो आपको सब्सटैंशिएट भी करना होता है, ऐसा नहीं कि बोल के चले गए। तो देखिए अगर वो इसकी बात करते हैं तो देखो गुलामगिरी बुक लिखी उन्होंने, क्या लिखी? गुलामगिरी बुक लिखी, कब लिखी? 1873 में। उसमें उन्होंने बात की, इनफैक्ट इन्होंने जो एक मोनोपोली थी ब्राह्मणिकल थॉट को, उसको उन्होंने चैलेंज किया, इजंट इट। इसके अलावा उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, राइट है। सो अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी, उन्होंने उसकी अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश की। इस तरह से उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में उनकी आइडियोलॉजी थी, तो उन्होंने क्या, पुणे में पहला स्कूल खोला उन्होंने 1848 में, विद द ईयर आपको याद रखिएगा, इजंट इट। फार्मर्स के लिए उन्होंने काम किया, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने आपको डिस्कस किया, राइट है। सिमिलरली आप पॉलिटिकल की अगर बात करें तो वो मैंने आपको बताया कि उसके मेंबर भी रहे थे वो, राइट है, काउंसिल के। सो ये इसके लिए एक तरह से अपना एक पार्ट तो बनी जाएगा इससे। दूसरा पार्ट है उसमें बोला कि दलित बहुजन पॉलिटिकल असर्शन पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर बात करोगे आप, और इसके बाद में अगर बीच वाला टाइम की बात करोगे, तो देखिए जब तक हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, इसके पहले की अगर बात करोगे, थोड़ा सा अगर माहौल बनाओगे, ग्राउंड बनाओगे, तो देखिए कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी उनसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब,
महात्मा गांधी जी, ये लोग भी इन्फ्लुएंस थे उनसे। तभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत सारी बुक लिखी है, राइट। वेटिंग फॉर द वीज़ा, उसमें उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, राइट। अनटचेबिलिटी, उन्होंने वो बनाई, लीग बनाई, महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बनाई, राइट, 1936 में। सो कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ये बात के लीडर थे ना, ज्योतिबा फुले तो पहले आए थे, राइट। और इसके बाद में और क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट आप देखिए ना आज के कॉन्टेक्स्ट में, देखिए क्या, देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी है अंडर आर्टिकल कितना है, 16 क्लॉज 4 है या 15 क्लॉज 4 है, इसमें रिजर्वेशन की बात की गई है, राइट। इसके बाद में रिजर्वेशन इन दी किसमें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में दे रखा है कि नहीं दे रखा। आर्टिकल आपको याद ही कि नहीं यार, 243D, इसमें रिजर्वेशन दे रखा है, 1/3 रिजर्वेशन। इनफैक्ट एकदम लेटेस्ट एग्जांपल देखिए ना आप, तो कौन सा 33% रिजर्वेशन इन द लोकसभा सीट एंड ऑल द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द यूटीज विच आर हैविंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लाइक पौंडीचेरी एंड दिल्ली एक्सेट्रा, राइट। सो कहीं ना कहीं उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, आइडियोलॉजिकल आई वुड से इन्फ्लुएंस है, वो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे जो डे टू डे पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, गवर्नेंस हो रही है, उसमें उनकी कहीं ना कहीं झलक दिखती है। इसमें एग्जामिन करने के लिए बोला तो भाई चैलेंजेस भी आएगा। चैलेंजेस क्या आएगा कि देखिए ये सारी चीज़ होने के बावजूद भी चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल कि भाई साहब हम महिलाओं को उठाकर महिलाओं को मतलब अपलिफ्टमेंट करने के लिए बहुत सारा उन्होंने काम किया। उन्होंने वीडियो रीमेरिज के बारे में बात की उन्होंने, राइट। उन्होंने अपने घर एक टैंक खोल दिया था, उन्होंने एक ओपन बात करके वाला खोल दिया था कि सबके लिए भाई पीने के लिए पानी और नहाने के लिए सबके लिए दीजिए। लेकिन ये सारी चीज़ करने के बावजूद भी उन्होंने महिला की बहुत रिस्पेक्ट की। लेकिन हाथरस जैसा अगर केस होता है तो कहीं ना कहीं हमको सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या फिर निर्भया वाला जैसा कांड होता है 2013 वाला, तो हमें कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता होती है कि महिलाओं के लिए इतना काम किया, सब कुछ, इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें हो रही है, राइट। एक उज्जैन वाला केस था, ये दीज आर द एग्जाम्पल आप पुट कर सकते हो। सिमिलरली अगर पॉलिटिकल की हम बात करते तो पॉलिटिकल स्फीयर में क्या है, क्या महिलाओं को अभी तक इतना परसेंट रिजर्वेशन है या फिर इतना परसेंटेज है, अभी तक वो नहीं है। लेस देन आई थिंक 40% के आसपास अभी भी मेंबर ऑफ उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी राइट, तो बहुत ही कम है भी। लिटरेसी रेट देखो तो भाई लेस देन मेल से तो कम ही है। और महिला को अगर आप मैनेजमेंट या फिर कमर्शियल एक्टिविटी या ट्रेड से रिलेटेड देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखोगे तो क्या है, लेस देन 11% के आसपास है, जो कि एकदम टॉप मैनेजमेंट में जाएंगे। जुडिशरी में आज तक कोई भी महिला CJI नहीं बनी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी, ठीक है। 11% के आसपास, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट मी, 11% के आसपास हाई कोर्ट में या फिर आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में उनका रेशियो रहता है, राइट। सो दिस द चैलेंजेस राइट नाउ कि ये सारी चीज़ बात की, इसके बावजूद भी हम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो इसके अलावा आप सोल्यूशन क्या दे सकते हो, आपके सोल्यूशन दे सकते हो कि रिफॉर्म्स या फिर सोल्यूशन, या आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से कि वे फॉरवर्ड लिखिए कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। देखिए वे फॉरवर्ड में क्या लिखो, वे फॉरवर्ड में लिखिए अच्छी अच्छी बातें, बढ़िया वाली, कि हाँ भाई हमने बहुत बढ़िया काम किया है महिलाओं के लिए, ड्रोन दीदी जैसी स्कीम लेके आए हैं, राइट, उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है इकोनॉमिकली। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अपन ने बता दिया कि उनको रिजर्वेशन देने की बात की गई है, राइट। महिला कैंडिडेट्स वगैरह उनको हम इलेक्शन लड़वा रहे हैं। इनफैक्ट जो मैथिली ठाकुर, उसका एग्जांपल आप दे सकते हो, वो यंगेस्ट MLA बनी है बिहार की। दिस इज़ द लाइक न्यू एग्जांपल, राइट। इस तरह से आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और इसके अलावा आप अगर लेटेस्ट कोई चीज़ हुई सोशल रिफॉर्म से संबंधित, जैसे कि शबरीमाला वाला आप एग्जांपल दे सकते हो कि शबरीमाला टेम्पल की जो एंट्री है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि महिलाओं को जाना है, मतलब 15 साल से लेकर 59 ईयर्स की जो एज की विमन है उनको भी वहाँ पे अलाउ कर दिया है। सो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारी कहीं ना कहीं जुडिशरी या फिर हमारा सिस्टम है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि विमन का एम्पावरमेंट हो, राइट। सो इस तरह से बहुत बढ़िया लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं आप क्या, कि हमें यदि एट द रेट 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है तो हमें सबका साथ सबका विकास करना होगा। वी हैव टू uplift all the section of the society. So that's how you can approach and you can write. I just told you the main framework and the main points. So कौन कौन से पॉइंट्स आपको इंकलकेट करना है, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू। ऐसा नहीं कि जितने सारे मैंने बोले पॉइंट्स सारे आपने लिख दिया। सो इसको अच्छे से अप्रोच करिए और लिखिए, राइट है। सो उनकी आज डेथ एनिवर्सरी थी तो मैंने ये वीडियो बनाया। शायद आपको ये क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन और ये चीज़
इसके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाया, अदरवाइज़ इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो वीडियो में जितनी सारी चीज़ मैंने डिस्कस किया, कहीं ना कहीं आपको ये वाला प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन भी और मेंस वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने में आपको सहायता मिलेगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.